हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम डे 2 पे है। बेसिकली वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर ऑन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। अब कल के सेशन में हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी और उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, राइट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टिसनशिप। तो इस सेशन में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब के सेशन में हम लोग ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ये जो आपको नीचे जो बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ये एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। एंड आफ्टर कवरिंग एवरीथिंग हमें काफ़ी कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। एंड मोर ओवर दिस सेशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जो आप वो केस स्टडी सेक्शन आता है इन एथिक्स पेपर, उसके लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी। ये सारे कॉन्सेप्ट से हम आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक एस्पेक्ट जो सिलेबस में नहीं है बट इट्स इम्पॉर्टेंट स्टिल, कुछ केस स्टडीज आती है वेयर यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, योर रिलेशनशिप विद योर ऑफिस कोलीग्स। सो दीज आर बेसिकली नोन एज द प्रोफेशनल वैल्यूज. So it's associated when you are working for a particular entity. आप पब्लिक सर्वेंट है तो आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट की कुछ वैल्यूज़ के हिसाब से आप काम करेंगे। या फिर आप कोई प्राइवेट कंपनी के मैनेजर है, सीईओ है, लेट्स से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपका, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ होती है। So here we'll be looking on those professional values. So one is the personal values, जो आपकी अपनी है। हमने जब इंटीग्रिटी की बात करी थी, हमने ऑनेस्टी की बात करी थी, या हम कंपैशन या डेडिकेशन टू पब्लिक, ये सारी पर्सनल वैल्यूज है जो हम अपने अंदर फील करते हैं। बट देन देयर इज समथिंग प्रोफेशनल वैल्यूज व्हेन वी आर वर्किंग विद अ कंपनी, व्हेन वी आर वर्किंग विद कोलीग्स। हमारी मैनरिज्म कैसा है, हमारी डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, दोज आर प्रोफेशनल वैल्यूज, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल वैल्यू देख लेते हैं, ये पेप्सी का है। सो पेप्सी हैज़ दिस ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट, और पेप्सी की अपनी वैल्यूज़ लिखी है कि देखो जो हमारे कंपनी में काम करता है उनको रिस्पेक्ट इन द वर्क प्लेस वो देखना चाहिए, ट्रस्ट इन द मार्केट प्लेस, फेयरनेस, ऑनेस्टी इन बिजनेस कंडक्ट, पर्पस इन आवर वर्ल्ड। उन वैल्यूज़ के बेसिस पे काम करना है, जो भी काम करना है, जो भी एरिया में है, पर हमारे एम्प्लॉयज़ को ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ग्लोबली सबको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपनीज के है कोड ऑफ कंडक्ट। एंड लाइकवाइज हर एक कंपनी का है, टाटा का भी अपना है, बट बेसिकली पेप्सी का ग्राफिक अच्छा था, पर इस वैल्यू सेम ही होती है सबकी। तो दूसरा है आपका द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज। अब आप आईएएस में जा रहे हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। मतलब आईएएस मतलब जो भी सिविल सर्विसेज है आपकी, ठीक है। तो आई एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, कोड ऑफ कंडक्ट का रेलेवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, तो वो आगे हमारे सिलेबस में आएगा तब कवर करेंगे। बट लुक एट द कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज देयर फॉर द सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस जो भी है, उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है और हर एक एट्रीब्यूट को वहाँ पे डील किया हुआ है। जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द कंडक्ट विद रेफरेंस टू लेट्स से किसी का भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो भाई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा किसी चीज़ का के लिए, वो वाला इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी हर एक चीज़ को डिफाइन कर रखा है। बट वो तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। बट हमारे पास एक जनरल आइटम था यहाँ पे कि क्या एक नॉर्मल व्यक्ति को क्या कंडक्ट रखना चाहिए। तो कहते हैं कि दे शुड बी एवरी मेंबर ऑफ द सर्विस शैल मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, promotion of the principles of the merit, fairness and impartiality, ठीक है। तो you can read all of this, ठीक है। तो ये कुछ values यहाँ पे already listed है civil servants के लिए। तो एक code of conduct है जो civil servants को एक values है जिनके साथ उनको काम करना चाहिए, ठीक है। So see, this is a bit different from the personal ethics. अब personal ethics किसी के हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल वैल्यूज़ है, जनरलिस्टिक है। अब किसी की हो सकती है दैट दे बिलीव इन अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट, उनके अपने मॉरल्स है किसी चीज़ के बारे में। लेट्स से अ पर्सन, लेट्स लुक एट दिस थिंग, पर्सनल एथिक्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास पर्सनल एथिक्स के बारे में, विच बेसिकली सेज एन इंडिविजुअल्स मॉरल्स एंड वैल्यूज़। अब किसी के इंडिविजुअल मॉरल है कि उनको लगता है कि हमारी सोसाइटी में, आपको होमोसेक्सुअलिटी का पता होगा, ठीक है, तो दिस
होमोसेक्सुअलिटी के रेफरेंस में अब किसी को लगता है गलत है, किसी को लगता है सही है, सो ये पर्सनल एथिक है. गेट द पॉइंट. when we talk about integrity and when we talk about other things, when conduct in the office, उसमें ये सब का फर्क नहीं पड़ता, मतलब पढ़ना नहीं चाहिए यहाँ पे. So that is the when you are engaging with your team, colleague or your different stakeholders, आप किसी के साथ engage कर रहे हो, then professional ethics come into existence. तो professional ethics क्या है? It is a set of standards established by an external organization. ये इंटरनल है आपके दिमाग के अंदर, ये एक्सटर्नली किसी कंपनी ने बोला है आपको ऐसे ऐसे काम करना है. और कुछ चीज़ें अनसेड भी होती है. अब यू हैव टू बी वेल मैनर्ड विद योर कोलीग्स. ठीक है, ये एक्सेप्टेड नॉर्म है यहाँ पे, इवन इफ इट इज़ नॉट इन्फोर्स्ड, एक एक्सेप्टेड माना जाता है. आप बात करें दूसरा व्यक्ति, देयर इज सम कोड ऑफ कंडक्ट, सम प्रैक्टिसेस आर देयर, लॉयल्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए. सो दीज आर सर्टन थिंग्स. तो यहाँ लिखा भी हुआ है. So go in accordance with the law, rule of law, honesty, punctuality, confidentiality. आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और ऐसे नहीं कि आप सीक्रेट रिवील करने शुरू कर दो, दूसरी कंपनी में जाते हो या फिर कैसे भी आप उसको मिस यूज़ करो अपनी पावर को. So these are personal and professional ethics. अब कभी कभी हो सकता है that there is a clash between personal ethics and professional ethics. होता है, कितनी बार होता है. अब मान लीजिए आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं काम ऐसे होना चाहिए, ये एथिकल तरीका है, मतलब कोई आपको लगता है कि एथिकल नहीं कर रही है आपकी कंपनी, बट देन यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स और डायरेक्शंस दैट हैव बीन गिवन टू यू. दैट कैन बी वन एग्जांपल. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है अबाउट अ डॉक्टर. एक डॉक्टर है जिसको लगता है कि अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए. ठीक है, उसको उसके पास ऑपरेशन के लिए कोई आया है, उसको अपनी फीलिंग है कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए. सो अ डॉक्टर रिफ्यूजिंग टू अबॉर्ट ड्यू टू पर्सनल एथिक्स. प्रोफेशनल शायद बोलता हो कि अबॉर्ट करना चाहिए, अबॉर्ट हो सकता है, परमिटेड है. सो दैट इज वन एग्जाम्पल व्हेन देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. ये एक प्रॉपर फाउंडेशनल वैल्यू भी है सिविल सर्वेंट्स के लिए. तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज. अब डेडिकेशन का क्या मतलब हुआ? आप डेडिकेटेड हो टू द कॉज ऑफ द पब्लिक सर्विस, पर ठीक है, तो ये है डेडिकेशन. आप डेडिकेटेड हो, यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट. कभी कभी कहते हैं ना यार ये बंदा है डेडिकेटेड है, ये करेगा फोड़ेगा, ये मेरा दोस्त है डेडिकेटेड है. सो व्हेन यू आर अ सिविल सर्वेंट, योर डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ द पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, उनका बेटरमेंट के लिए काम करना. इट्स नॉट जस्ट कि आप अपनी ड्यूटी करके आ गए वहाँ पे, आपको जो टास्क दिया था आप वो करके आ गए. नहीं, गोइंग बियॉन्ड दैट एंड डेडिकेटेडली वर्किंग ऑन इट. ये नहीं कि अपनी नौकरी करी, 9 से 5 की ड्यूटी है, करी और वापस खत्म काम. तो वो बस 9 से 5, और वो भी ऐसे काम किया कि भाई जो मैंडेट है, क्लियर कट मैंडेट है, उसी पे काम किया, या लेटर ऑफ लॉ इन्फोर्स किया, जो भी डायरेक्शन थी उसके हिसाब से काम किया. बट सम पीपल, यू मस्ट सी, आपने कोई केस स्टडीज देखी होंगी सिविल सर्वेंट्स के, आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई किया है आपने, तो यू फील कि यार ये व्यक्ति है, ये क्या इनिशिएटिव लेके आया है, ही इज़ एबल टू ब्रिंग इन रिफॉर्म टू विच एवर प्लेस ही इज़ गोइंग. कहीं आता है कि इसने इलेक्ट्रिसिटी ले आया, कोई आता है, कितने सारे केस स्टडीज है. ठीक है, सो दे आर वर्किंग आउट ऑफ द बॉक्स, तरीके ढूंढ रहे हैं टू मेकिंग द लाइफ ऑफ द पीपल बेटर. सो डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ द पब्लिक सर्विस. अब जब मैं डेडिकेशन वर्ड यूज करता हूं, थोड़ा सिमिलर सा नहीं लगता टू द वर्ड मोटिवेशन? क्यों भाई, मोटिवेटेड तो होना चाहिए ना. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एंड मोटिवेशन? You could be motivated to public service, why not? होना भी चाहिए motivated. So why not write motivated to public service? ठीक है, सुनने में शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा, but why dedicated? ठीक है, ये एक important aspect है over here, एक important theme आ जाती है altogether between the dedication and the motivation. So when I say dedication, right? When I say motivation, पहले motivation देख लेते हैं. तो मोटिवेशन, जैसे आप लोग अब IAS की तैयारी कर रहे हो, सो सम मोमेंट्स यू आर वेरी मोटिवेटेड, यार आज करना है, कुछ आपके दोस्त भी होंगे, करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. थोड़ी देर बाद यार क्या है, करना है यार, वो बहुत मुश्किल है, वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, लिखा नहीं जा रहा, हाथ दर्द करता है मेरा. दीज थिंग्स हैपन टू सो मेनी ऑफ अस, राइट. मैं और भी जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उसकी नौकरी लग गई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
मोटिवेशन इज गॉन. सो मोटिवेशन वॉज मोमेंटरी, वो मोमेंटरी थी. बट डेडिकेशन इज समथिंग कि वो, मान लो आपको ऐसा फीलिंग आ रही है, सबको फीलिंग आ रही है, पर कोई आपका वो फ्रेंड भी होगा जो बैठ के पढ़ रहा है, शायद आप ही हो, बैठ के पढ़े हुए, लगे हुए, फिर भी लगे पढ़े उसमें. सो दैट शोज डेडिकेशन, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डेडिकेशन. You're constant, you're continuing to work, you show the quality of perseverance. ठीक है, so you show the value of commitment, you're committed to the cause. इस पे हमने किया था, सारे टर्म्स देखे थे, क्वेश्चन देखा था पास्ट ईयर का. सो कमिटेड, एंड नॉट जस्ट कमिटेड, आप परसिवियर कर रहे हो, कंटिन्यूसली करे जा रहे हो जब तक आपको वो फल नहीं मिल जाता, आपको जो चाहिए टारगेट वो मिल नहीं जाता. तो परसिवियरेंस एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस. ठीक है, अब ज़्यादा मैंने ये आई आपका प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट. अब यही चीज़ हम पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर हम क्वेश्चंस देखें पास्ट ईयर्स के, तो उसमें हम देखते हैं दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट एथिक्स. कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी चीज़ हो, सो इट्स रेलेवेंस इन द पर्सनल डोमेन, एक पर्सनल की निजी ज़िंदगी में, और वो पब्लिक लाइफ में क्या करता. ठीक है, तो इसके दो एस्पेक्ट्स है, उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वैल्यू इन पब्लिक लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन देख रहा था, इट वॉज अबाउट वर्च्यूज. तो वर्च्यूज हम देखेंगे, कार्डिनल वर्च्यूज. तो वर्च्यूज के रेफरेंस में, वर्च्यूज इन द सिग्निफिकेंस इन अ पर्सनस लाइफ, इंडिविजुअल्स लाइफ, ठीक है, एंड एट अ पर्सनल लेवल, एट अ पब्लिक लेवल. तो उसमें पब्लिक सर्विसेज में क्या कैसे इंपॉर्टेंट होती है. Okay, so you got it. Dedication to public service. Now let's look at a civil service question. तो 2018 ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक ठाक ही है, 2-3 साल है ना, 2 साल भी हुए एक्चुअली. ओके, तो सिविल सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन है, in doing a good thing, everything is permitted. Everything is permitted which is not prohibited expressly or by clear implication. ठीक है, examine the statement with suitable examples. आप ये पढ़ते रहिए. Examine the statement with suitable examples in the context of public servant when he's charging is his or her duty. वैसे discharging better word था. हाँ जी, तो कभी कभी देखा है कोई सिक्योरिटी गार्ड से पाला पड़ा है. मैं तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हम में से कितने लोग पब्लिक सर्विसेज में एक्चुअली रहे, राइट. तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड आप मिलते हो उसको, वो बोलता है नहीं ऐसे, मास्क पहनना, गाड़ी में मास्क पहनना. अब मास्क की बात देख लीजिए, तो इधर गाड़ी में किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाहर किसी को पास में जाते तो इन्फेक्शन होती, पर नहीं, आपका ऐसे नहीं, ऐसे था, वैसे था. You do anything, I mean just मैं तो मास्क का एक रैंडमली अभी एकदम से दिमाग में आया तो एग्जांपल दे दिया. बट what we see is कि यार वो लोग अपने हिसाब से ही काम करते हैं, जो लिखा है उसके हिसाब से देखते हैं. So they go in accordance with the letter of the law. जैसा जैसा लिखा है वैसे करते हैं. कभी कभी जो पोजीशन ऑफ पावर में है, आप कितनी बार देखेंगे इंटरव्यूज़ में, या वो होते हैं ना बाय एनोनिमस सोर्सेज, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि यार हमारे पास उतनी पावर्स नहीं है, हम कर नहीं सकते, लॉ में कहीं नहीं लिखा हो हम कर सकते हैं. ऐसा होता है, आप देखिए, अभी नोटिस करिएगा कभी पेपर के अंदर, आप देखेंगे ये चीज़. ठीक है, तो पीपल कीप क्रिबिंग कि ऐसे ये तो नहीं लिखा था, हम कैसे कर सकते हैं इसको. अच्छे काम करने के लिए भी ऐसे रोक देते हैं, कहते हैं कि लॉ में ऐसा नहीं लिखा, या जो भी डायरेक्शंस हमको दिए गए हैं, जो भी डायरेक्टिव्स आए हैं सीनियर ऑफिशियल से या फिर मिनिस्ट्री से, कहीं से भी आए, वो हमें ऐसे करने के लिए तो नहीं कहते, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको. पर वो ये भी नहीं कहते, दे डोंट कि आप ये कर नहीं सकते, ऐसे भी तो नहीं कहा था उन्होंने. सो समवेयर डाउन द लाइन जब आप बहाना ढूंढ रहे हो, या आप बोल रहे हो कि लॉ में ऐसा लिखा है कि हम ये नहीं कर सकते, जो पब्लिक गुड के लिए था, कि यार ये तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे, देन दैट रिफ्लेक्ट्स योर लैक ऑफ डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप तरीका ढूंढ लेते ऑफ डूइंग द डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, वो बोलेंगे नहीं यार हम करते तो हमें CAG पकड़ लेता, वी हैव द, क्या बोलते हैं उसको, द फेयर ऑफ द 3 C's, CAG, CVC, CBI, ठीक है, या कोर्ट्स, सॉरी, ठीक है, तो ये 3 C's है, कुछ भी लगा लो आप, इतना फर्क नहीं पड़ता. तो इसके बारे में वो बोल देते हैं. तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे करनी चाहिए इसी के बारे में.
सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम सेइंग ओवर हियर इज, आप इसको नोट कर लीजिए. सो फर्स्ट थिंग इज दैट we need to work, the bureaucrats or public servants need to focus on the spirit of the law, not just the letter of the law. Letter of law important है, for sure it is important. वो law है, उसको follow करना है. But then उस law को बनाने के लिए एक purpose था, एक idea था. तो spirit of the law is very very important. ठीक है, तो आपको beyond जाने की भी ज़रूरत है. एंड कितनी बार ऐसा होता है, लेटर ऑफ, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, लॉ ऑफ द लैंड, लॉ, लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ. ठीक है, तो स्पिरिट मतलब जो भावना है जिसकी वजह से वो लाया गया था, आपको वो तो इम्प्लीमेंट करना है. अब अगर आप पॉलिसी के जो, आप कभी कोई बिल देखेंगे, कोई पॉलिसी देखेंगे, तो वहाँ पे ना लिखा होता है इफ डन विद गुड इंटेंट. ठीक है, सो गुड इंटेंट के लिए किया जाए तो फिर इसको अलाउड है. या अगर हम कोई पॉलिसी लेते हैं, सो एक डिस्क्रिशनरी पावर इन द वर्डिंग्स इट इज गिवन, थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है. सो समवेयर द लॉ इटसेल्फ प्रोटेक्ट्स द ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स. अगर वो ठीक इंटेंशन से किया गया है तो उसकी प्रोटेक्शन भी वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है. फिर then there are certain people who go out of the way and provide good services to the people. ठीक है, तो आपको ये तीन चीज़ें हो गई आपके पास. तो एक लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ वाला एस्पेक्ट, देन द प्रोटेक्शंस दैट हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द वर्डिंग्स ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव्स, एंड जो आपकी थर्ड चीज़ हो गई आपकी, दैट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. ठीक है, आपने देखा होगा कितने सारे पब्लिक सर्वेंट्स ऐसे हैं, कुछ ना कुछ नया नया इनिशिएटिव लेके आते हैं. दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे. अब लॉ में तो नहीं लिखा था कि आप आउट ऑफ द वे नहीं जा सकते, पर कुछ गए हैं एंड दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड गिवन अवार्डेड ऑल्सो. ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू शेप दैट. और ये देखिए, इसमें ना ज़्यादा आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ओनली 150 वर्ड्स, तो एक पेज में आपको लिखना है, आराम से हो जाता है इसमें. तो यू डोंट हैव टू वरी सो मच. बस ये करेक्ट पर्सपेक्टिव्स आपको यहाँ पे शेयर करने हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट अब क्या होता है? आप एक पब्लिक सर्वेंट है और आपको एक डिसीजन लेनी है. लेट्स से आप एक पुलिस ऑफिसर है. ठीक है, आप एक, या कोई भी एक डिसीजन लेनी है जहाँ पे एक मॉरल डिसीजन ही आपको लेनी है. बट देन देर इज अ ड्रॉबैक, देर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो. बाई प्रोडक्ट है उसका, इमोरल इफेक्ट होगा. फॉर इंस्टेंस, आप एक पुलिस ऑफिसर है और आपके नियर बाय एरिया में होस्टेज सिचुएशन है, टेररिस्ट पकड़ लियो, आप एक्शन में जा रहे हो वहाँ पे. अब आपको पता है कि जब आप एक्शन में जाएंगे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि होस्टेज में डाए. आप तो अपनी तरफ से मॉरल काम कर रहे थे एंड यू आर अटेंडिंग टू द कॉल ऑफ द ड्यूटी, यू आर ऑल्सो एंडेंजरिंग योर लाइफ ऑल्सो. बट देन एट द एंड ऑफ इट मे बी समबडी एल्स डाइज इन द प्रोसेस. ठीक है, तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट. आप तो गए थे मॉरल करने के लिए, बट इन बिटवीन कुछ नेगेटिव हो गया, तो बाई प्रोडक्ट इज एन इमोरल. वैसे इसका कन्वेंशनल एग्जाम्पल ये है कि आप मान लीजिए दैट रेलवे ट्रैक वाला एक एग्जाम्पल है, आपने शायद काफ़ी बार सुना होगा. तो एक रेलवे ट्रैक है, आप यहाँ पे खड़े होके आप डायरेक्शन डिसाइड करते हो, ट्रेन जा रही है, आप डायरेक्शन डिसाइड करते हो कहाँ जाना उसको. तो दो रेलवे ट्रैक है. ठीक है, तो एक रेलवे ट्रैक पे आप 5 लोग पड़े हुए हैं, दे कैन नॉट मूव. यहाँ 5 लोग पड़े हुए हैं और इस रेलवे ट्रैक पे एक ही है, ट्रेन इधर जा रही है. नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन, कौन सी साइड पे जाना है. मे बी यू गो विद दिस थिंग कि यार ये 5 लोगों को बचा लूँ मैं कैसे भी करके, तो आप इसको डाइवर्ट करते हैं. बट व्हेन यू डू दैट 1% डाइज. सो देयर इज अ बाई प्रोडक्ट, इमोरल एक चीज़, गलत चीज़ हो गई यहाँ पे, इवन दो द इंटेंशन वॉज गुड. सो दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट. तो मैंने आपको एक पुलिस वाला दे दिया, वो खुद से ही एक्चुअली इसका ट्रेडिशनल एग्जाम्पल ये है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, और लाइक माइंडेड कुछ क्वालिटीज़ है. सो वन इज दिस कंपैशन. और लाइक माइंडेड सिमिलर वैल्यूज़ कौन सी है? सिमिलर वैल्यूज़ है एम्पैथी, एल्ट्रुइज्म. ठीक है, तो ये सिमिलर वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल तीनों वर्ड्स एक जैसे हैं, तो इसमें हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए. तो इसके क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं. तो कंपैशन है, व्हाट इज कंपैशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एज एन ह्यूमन वैल्यू.
या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन एज अ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखता है वो कहता है व्हाई शुड इट बी टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, कंपैशन। तो कंपैशन का मतलब क्या है, कभी सुने वैसे ही बात करते करते ही इज compassionate to the issue of women rights, that person is compassionate, या compassionate to the rights of the Dalits, ठीक है। तो किसी ना किसी चीज़ के लिए compassionate to the issue of child labor। तो क्या compassionate, अब आपको जब मैंने expressions बोले आपको क्या लगा? जब मैंने आपको ये expressions बोले, naturally you would have felt कि कोई particular cause के लिए that person has that sensitivity, he feels for it and wants to do something for it। उसको लगता है यार ये बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये सड़क पे जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहे हो आप और बच्चा भीख मांग रहा है और आपको लग रहा है यार ये पढ़ लेता, मैं इसके लिए कुछ कर देता, ठीक है। सो यू फील फॉर इट, सेंसिटिव अबाउट इट, एंड समटाइम्स यू फील कि यार मैं इसको कुछ आगे इसके लिए कुछ कर दूँ। अब इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी केस को एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप गाड़ी में बैठे, अब सब लोग गाड़ी में बैठे, सिग्नल पे रुके, छोटा सा बच्चा भीख मांग रहा है, आपको लगा यार काश मेरा बच्चा है, इसकी जगह होता तो यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ दैट पर्सन जो भीख मांग रहा है, ठीक है। सो यू फील फॉर इट, दैट फीलिंग दैट कि यार वो मेरी जगह, मैं उसकी जगह होता तो क्या होता, या मेरा बच्चा उसकी जगह होता तो क्या होता, दैट इज एम्पैथी। पर आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, हम सबको ऐसा फील होता है पर हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। सो दैट क्वालिटी इज नोन एज एम्पैथी, गॉट इट? एम्पैथी, कुछ किया नहीं, हमें देखा यार ये चीज़ है, किसी के घर पे आप सोसाइटीज़ में रह रहे, फ्लैट्स में कभी कभी आवाज़ें आती है, पता है लड़ाई हुई है किसी के हस्बैंड और वाइफ के बीच में, यू हेयर द लेडी क्राई, कुछ करते नहीं हो, कुछ होता नहीं है उसमें, करते नहीं हो, एम्पैथी। पर अगर आपको फील हुआ कि नहीं मेरे को कुछ करना चाहिए, यू वॉन्ट टू टेक एन एक्शन टू अ पर्टिकुलर कॉज, कभी कभी होता है यार ये मेरे साथ तो हुआ था, मैंने कुछ किया नहीं पर उस केस में, सो व्हेन यू वॉन्ट टू डू समथिंग देन दैट इज कंपैशन। आपने कुछ किया नहीं है पर आपको लगा कि कुछ करना चाहिए, so that is known as compassion। I hope you get the difference over here। Empathy is when you step onto the other person's shoe, that is empathy। आपको उसके लिए सद्भावना, आपको उसके लिए फीलिंग आई, कुछ आपको बुरा लगा उसके लिए, पर आपने कुछ किया नहीं, आप कुछ करने वाले थे भी नहीं उस केस में, पर आप शायद कर लेते कुछ, you wanted to take an action, but the thing is you wanted to take an action, you never took an action, ठीक है। बट वेन यू टेक एक्शन टू अ पर्टिकुलर इशू, आप पब्लिक सर्वेंट है, आपको लगा ऐसे होना चाहिए और आपके पास पावर भी है, आपने कर भी दिया इसको, सो देन दिस इज नोन एज एल्ट्रुइज्म। गॉट इट? क्लियर है ये? तो 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, एम्पैथी, कंपैशन एंड एल्ट्रुइज्म, ठीक है। ये 3 टर्म्स है, बहुत क्लोज है, इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इट एनी टाइम। तो इंटीग्रिटी ऑनेस्टी पे पूछा है तो इस पे क्यों नहीं आ सकता, राइट? सो सेम लाइंस वी हैव टू प्रिपेयर, एंड आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए था। ओके, सो व्हाट इज कंपैशन? आप ये डेफिनेशंस देख लीजिए, डेफिनेशन पार्ट है यहाँ पे। सो कंपैशन लिटरली मीन्स टू सफर टुगेदर। Among emotion researchers, it is defined as the feeling that arises when you are confronted with another's suffering। ठीक है, ऐसा यही तो था ना जब वो कोई भीख मांग रहा था आपसे, या आप किसी के घर में लड़ाई हो रही है, यू नो द वाइफ इज बीइंग बीटन, कुछ हो रहा है, फील होता है यहाँ पे, कोई मोबाइल पे कुछ वीडियो आया ऑफ सम ब्रूटैलिटी दैट इज टेकिंग प्लेस, ये न्यूज़ में कुछ आया, आपको फील होता है यार क्या है यार, मैं कुछ करता यार इसमें, सो दैट इज द कंपैशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे फीलिंग्स है। ओनली थिंग यू नीड टू नो दैट दीज आर डिफरेंट टर्म्स, एम्पैथी, कंपैशन एंड एल्ट्रुइज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसी को चीज़ को इलाबरेट किया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ कंपैशन एज अ ह्यूमन वैल्यू, इफ यू हैव कंपैशन देन हाउ डज इट मेक यू अ बेटर पर्सन, और why is it important? Basically, obviously it will make you a better person when you feel for the other persons। और हम अगर हमारी सोसाइटी में सबके पास सबके लिए कंपैशन है तो naturally we live in a better world। ये जो प्रॉब्लम्स होती है
एक दूसरे को मारकाट होती है, या दिस इनइक्वल सोसाइटी दैट वी लिव इन, लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, तो अगर हमारे पास कंपैशन होती, एटलीस्ट वी हैड द सेंस ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अदर पर्सन, किसी सफरिंग को कम करना, नेचुरली वी वुड हैव बीन इन अ बेटर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो क्या कहते हैं अगर कंपैशन होती, तो अगर कंपैशन होती सो वी वुड हैव हैड एक्शन बेस्ड एम्पैथी। यहाँ पे ना कंपैशन और एल्ट्रुइज्म को मिक्स हुआ है, कुडंट हेल्प इट, बट ये थ्योरी में यही है इसका, ठीक है, तो मिक्स हुआ है, सो डोंट कंफ्यूज। जब हम यहाँ कभी कभी हम लोग लूजली भी कोई टर्म्स को ले लेंगे कभी कभी, बट यहाँ अगर कोई स्पेसिफिकली बोलता है कंपैशन एल्ट्रुइज्म में क्या फ़र्क है तो बता दिया है, पर यहाँ पे एक्शन बेस्ड एम्पैथी मतलब somebody will take action on when you feel यार ये गलत हुआ है, जो भी इशू है, आप किसी व्यक्ति के सफरिंग आप उसको ठीक करना चाहते हो, so you take action, so it is an action based empathy. It promotes a feeling of fraternity and harmony, भाईचारा और साथ में रहना, एक साथ रहना, एकजुट होकर रहना, पीसफुली रहना, so fraternity and harmony. Next, अगर आप ये फीलिंग ऑफ कंपैशन है टुवर्ड्स द अदर, इट इज सीन दैट यू आर मोर इवॉल्व्ड, एक्चुअली यू आर अ बेटर पर्सन, सो यू आर बेटर पीस ऑफ माइंड, आपकी कॉन्शियस क्लीन है, सो नेचुरली इट विल लीड टू अ होलिस्टिक मेंटल हेल्थ। होलिस्टिक मेंटल हेल्थ होगा उसकी वजह से, एंड इट विल लीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कुछ सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, यार मैं ये करना चाहता था, मैंने ये किया, दूसरे को हेल्प करी, सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यू रियलाइज कि यार यू हैव डन समथिंग बेटर, यू रियलाइज योरसेल्फ, एंड सोसाइटल ग्रोथ। तो society also grows when you are imagine a hypothetical situation when everybody feels for the other person and does something. ये अगर डस नहीं भी करता बट फील्स फॉर समथिंग, हमारी कंट्री में कितने सारे राइट्स होते हैं फॉर सम रीजन और दी अदर। ये जो रिजर्वेशन का भी जो इशू है हमारी कंट्री के अंदर, वो क्या है, इट्स बेसिकली यार अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कम्युनिटी को इतना मिल रहा है, आगे चली गई है, हमारी पीछे रह गई है, यही है। सो इट्स लाइक अ जीरो सम गेम कि मेरे को फायदा होगा तो इसको नुकसान होगा, ये वाइस वर्सा। पर अगर सब एक बारे में सोचे और सब एक दूसरे को उठाने की कोशिश करें, ये ऐसे सोचे भी, बस सिर्फ सोचे कुछ करे भी ना, पर अगर है ना एक कि यार हम दोनों एक जैसे ही है, हम सब में भगवान है, वो मेरे जैसे ही है, then the approach of the society will improve. So the society will be more evolved, so there will be societal growth and there will be strong social capital. Naturally लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, there will be feeling of there will be feeling of compassion, criminality कम हो जाएगी, maybe education outcomes will improve अगर आप ऐसे सोचते हो। So we'll be living in a better society, so the social capital will improve. In fact, not just social capital, even the economic capital, political capital, everything will improve if there is compassion. Next आ गया importance of empathy in public life. अगर आप कंपैशन लिखना चाहो तो वो भी चल जाएगा मेरा, पर यहाँ पे एम्पैथी मैंने वर्ड यूज़ किया है। ओके, सो व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंस इन द पब्लिक लाइफ। पर्सनल लाइफ में देख लिया, अब पब्लिक लाइफ के बारे में देखते हैं। हाँ जी, अगर आप किसी के बारे में, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप इमेजिन, जब भी बोलता हूँ ना, आप इमेजिन करो कि आप एक IAS ऑफिसर हो, डेस्क पे है आप, या आप कहीं राउंड पे जा रहे हो और आप देखते हो कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे सोचा करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तब कोई इशू होता है, आप सोचो आप होते तो क्या करते हो उसमें। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ, apart from my class, that is the best way of preparing for civil, अपना थोड़ा अपनी वैसे ही बोल रहा हूँ, पर हाँ, that is one of the good ways of preparing for civil services. ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, ये अप्रोच है, ये कौन सी वैल्यू आती है, कौन सी नहीं आती है, ट्राई प्रैक्टिसिंग इट। वो रेगुलरली करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है वहाँ पे। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन पब्लिक लाइफ। हाँ जी, डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। आपको किसी के बारे में लगता है यार कोई बोल रहा है यहाँ पे, आपको उसके बारे में बुरा लग रहा है, सो व्हेन द पर्सन लिसन, आप उसके बारे में सुनते हो, आपको किसी के लिए फील होता है, आप उसकी सुनते हो वहाँ पे, सो डेवलप्स लिसनिंग स्किल, उसका पर्सपेक्टिव लेते हो वहाँ पे। एंड एज अ सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, वेयर यू हैव सर्टेन पावर्स फॉर व्हाट, टू डू पब्लिक सर्विस, नॉट जस्ट एग्जीक्यूटिंग योर ऑफिस, बट टू डू service to the society, right? Then in that, and society मतलब
to all sections of the society. So if we have a sense of compassion, especially amongst the weaker section, question याद करो weaker section था उसमें, then in that case it will naturally lead to developing listening skills. In fact, it will lead to a more responsive government. It will ensure the wellness of the public. आप लोगों के बारे में सोचते हो, आपको फील होता है, तो आपके पास पावर है, आप उसके बारे में कुछ करोगे. So naturally there will be खुशहाली, wellness of the public. It will prevent misuse of power. है ना, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे सिर्फ, या मेरे को ये पावर मिल जाए, मेरे को, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली बात होगी जैसे, हाँ, आपको पब्लिक मनी विल बी वेस्टेड, करप्शन होगी, आप ऐसे नहीं सोचोगे, आप सोचोगे अरे ये पैसे को मैं कैसे लगा सकता और इनका भला कैसे कर सकता. तो अगर आप ऐसी अप्रोच के साथ काम करते हो, सो देन इट विल प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर एंड इट विल लीड टू एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डाइवर्स थॉट्स. हर एक के पर्सपेक्टिव्स को आप सुनोगे, उसके बारे में काम करोगे, and you will be considerate also, so it will lead to acceptability of diverse thoughts. तो ये चीजें हैं. Okay, so when I say compassion, so मैंने कहा था इसके साथ के related concepts करेंगे, तो मैंने empathy, altruism बोला था, but isn't tolerance is somewhere related to compassion? You're tolerant. वैसे तो आजकल काफी चल रहा है intolerance, थोड़ा कम हो गया आजकल न्यूज़ में. तो टॉलरेंस एक्चुअली अभी भी है, काफ़ी ज़्यादा ही है. सो व्हाट इज दिस टॉलरेंस, इसका क्या मतलब हुआ? एंड एक्चुअली टॉलरेंस इज रिलेटेड टू कंपैशन एंड एम्पैथी ऑल्सो. सो टॉलरेंस, व्हेन आई से, लेट्स पुट इट इन लैंग्वेज, इंग्लिश से ही सीखते हैं इसको. ही इज अ टॉलरेंट पर्सन, दैट पर्सन इज टॉलरेंट. ये इनटॉलरेंट है. क्या हुआ इनटॉलरेंट का मतलब? इनटॉलरेंट टू व्हाट? इनटॉलरेंट मे बी ये जो डाइवर्स सोसाइटी है, किसी कोई कहता है मेरे को ये वर्ग अच्छा नहीं लगता, ये ग्रुप अच्छा नहीं लगता, तो क्या है वो? इंटॉलरेंस टुवर्ड्स समथिंग, दैट इज अ बैड थिंग. और पब्लिक सर्विस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे. ठीक है, सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि डाइवर्स सेक्शंस, अलग अलग कम्युनिटीज के रेफरेंस में वन पर्सन इज इनटॉलरेंट. ठीक है, तो एक बार कम्युनिटी लिख देता हूँ यहाँ पे. दूसरी चीज अगर हम करें तो कभी कभी टेम्परामेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में कि यार किसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, कैसा आदमी है, कुछ बोला, यार ये बॉस है क्या है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बोल देते हैं कभी कभी. हाँ, तो इनटॉलरेंट. अपना आराम से कोई प्रॉब्लम लेके है, उसका जेन्युइन इशू है, यार ये मैं नहीं करूँगा अभी, ऐसे बोलते कभी कभी. सो इनटॉलरेंस इन द सेंस ऑफ अ पर्सनल बिहेवियर ऑल्सो. ठीक है, सो बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी हैंडराइटिंग आपको बिल्कुल नहीं रखनी है जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये है. बट तो टॉलरेंस बेसिकली टेम्परामेंट ऑफ अ पर्सन और व्हाटएवर. तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब टॉलरेंस की बात करें, एक आदमी थे जो बहुत परेशान थे ड्यू टू इनटॉलरेंस, वॉल्टेयर. अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में, वॉल्टेयर के बारे में. तो वॉल्टेयर वॉज बेसिकली अ फिलोसफर, ही वॉज अ पॉलिटिकल सटायरिस्ट एंड ऑल्सो अगेंस्ट द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. उनके व्यूज़ से वो क्लर्जी पसंद नहीं करती थी, वो सवाल जवाब करते थे ज़्यादा, उनको पसंद नहीं था रूलिंग क्लास को. तो ये बहुत इनको तंग किया. तो कहते हैं दैट आई डू नॉट अग्री, एक स्टेटमेंट है और अच्छी बात है ये, आई डू नॉट अग्री विद वॉट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट. कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपके अधिकार से कि आप उसको बोलो आगे चल के, उसको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा. Makes sense, perfect sense, and that is reflective of the quality of tolerance. आपको किसी का व्यू पॉइंट नहीं पसंद, आप ये मीडिया में देखिए, प्रेस, टीवी जो चलता है, एक आदमी दूसरे पे चिल्ला रहा है, एक पर्टिकुलर चैनल है, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हर बिंदी 10-10 सिर होते हैं उसके ऊपर, स्क्रीन्स होती है, चिल्लाते हैं. एब्सोल्यूट इनटॉलरेंस टुवर्ड्स द अदर्स व्यू पॉइंट, राइट? तो इवन इफ द अदर पर्सन डिसएग्रीज, आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी सुनते हो उसके बारे में, और उसके राइट कि वो ये आपका भी अधिकार है बोलने का, मेरा भी अधिकार है बोलने का. सो दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस. ये टीवी वाला एग्जाम्पल इज फॉर अस, राइट, नॉट फॉर द एग्जाम. ओके, सो टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, acceptance
and appreciation for those whose opinions, practices, race, religion, nationality, etc. are different from one's own. ठीक है, तो वही डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे. Now let's look at the importance of tolerance in public life from the literature that we have over here. ठीक है, कुछ और एडिशनल वैल्यूज है, मैंने तो आपको बहुत जनरल सा बताया था. तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, सिविल सर्वेंट्स है, अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होती है अलग अलग स्टेट्स में. तो आपने देखा होगा ये ऑल इंडिया स्टेट सर्विसेज जैसे होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज. तो ये पंजाब का व्यक्ति है, तमिलनाडु में जाके सर्विस कर रहा है, आपके साथ भी होगा. सो इफ अ पर्सन इज पोस्टेड टू अ डिफरेंट स्टेट, राइट, सो इफ अ पर्सन इज पोस्टेड एट अ डिफरेंट स्टेट, दैट पर्सन में हैव अ डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग द अदर पीपल. उनकी प्रॉब्लम्स कभी कभी कुछ लोगों को हो जाता है बात, ठीक है. सो दैट इज वन दिस थिंग. देन अबाउट द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ वैल्यूज है, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक. तो कुछ वैल्यूज है, और वो कैसे होंगी अगर एक पब्लिक सर्वेंट ही वो वैल्यूज को फॉलो नहीं करता, वो टॉलरेंट ही नहीं है. अगर आपको ये सब वैल्यूज फॉलो करनी है, आपको सबसे पहले तो टॉलरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस टू द अदर व्यू पॉइंट्स, अदर पीपल. तो इसके बिना कैसे काम चलेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. एंड देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द करेज टू फाइट फॉर द अदर्स कॉज. तो जो दूसरों के राइट है, दूसरों के अधिकार है, उसको फाइट करने का अधिकार, नॉट फाइट करने का अधिकार, दूसरों के अधिकार के लिए फाइट करना. अभी जैसे वॉल्टेयर का एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे स्टेटमेंट थी वॉल्टेयर की, आई डू नॉट अग्री विद वॉट यू हैव टू से, आई डू नॉट अग्री विद योर व्यू पॉइंट्स, बट आई अग्री विद योर राइट टू से अगेंस्ट मी. उससे मैं अग्री करता हूँ और उसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा. ठीक है, तो ये है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑन द इशू ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एलजीबीटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी राइट्स, उनके लिए काम करना. बेटर डिसीजन मेकिंग, when you are considerate of different viewpoints, you're tolerant, naturally you're considerate, so you make a more informed decision, you make a more inclusive decision, आपकी policies will be more effective as a result of this. So this is important. And then public services में naturally there is going to be debates, discussions, और होंगे कि आपके viewpoint के against है, so you need to have tolerance there also. ठीक है, तो ये important quality है. And then without tolerance and harmony, the lasting society में peace नहीं रहेगा. There will be problem over here. And it allows for individuality as well as diversity. एक व्यक्ति अपने points पेश करता है, at the same time he is receptive of different views. So individuality and diversity. तो ये important perspectives यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें थी when it comes to टॉलरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस इन पब्लिक लाइफ. बहुत सारे पॉइंट्स हो गए. चलिए नेक्स्ट आता है लॉयल्टी. सो व्हाट इज लॉयल्टी? लॉयल्टी मींस ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस. आपकी अगर आप ऑफिस में काम किए हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉयल टू योर बॉस, लॉयल टू योर कोलीग्स. आप ऑफिस में काम नहीं किए हो, सो लेट्स से यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, तो आपने कोई, आपके शायद ग्रुप्स होंगे, कोई सिंडिकेट्स होंगे, कोई आपने एक्टिविटी करी होंगी, एंड देयर यू वुड हैव एक्सपेक्टेड दैट यू आर ऑब्लिगेटेड, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर रिक्वायर्ड टू बी लॉयल टू योर टीम. कुछ सीक्रेट होगा, कुछ आपस में कुछ भी बात हो सकती है, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉयल. एंड व्हेन यू आर लॉयल, और लेट्स से व्हेन यू आर ट्रस्टवर्दी, देन नेचुरली आप पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएंगी, आप पे कॉन्फिडेंस होगा. एंड लाइकवाइज अगर आपको दूसरे की लॉयल्टी दिखती है तो आप उस पर भी ट्रस्ट करते हो. और अगर वो लॉयल्टी नहीं होती है, देन फिर तो हो गए काम खराब. काम ही नहीं होगा, दूसरे एक दूसरे के पीछे लड़ाई करते रहोगे, काम खराब हो जाते हैं यहाँ पे. सो लॉयल्टी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, स्पेशली इन पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, आपके डिपार्टमेंट के प्रति, कंपनी हो, टीम हो, योर सेल्फ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अपने साथ में काम करना है तो ट्रस्ट तो होना चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड. So this demonstration of loyalty builds trust, and it shows that you place high value on advancing the interest of both the company as well as your own. अपना तो सबको ही देखता ही है, ऐसी बात नहीं है, बट आप कंपनी के प्रति भी जब लॉयल होते हो तो यू वर्क टूवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी, सो द कंपनी ग्रोज, यू ऑल्सो ग्रो. दैट इज द होल आइडिया. तो लाइकवाइज फॉर द गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विसेज, कुछ भी हो,
ठीक है। अब जब हम पब्लिक सर्विस के बारे में बात करें, ठीक है, सो लॉयल्टी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, नेचुरली आपकी डिपार्टमेंट के प्रति, आपकी टीम के प्रति भी लॉयल्टी होती है, बट सबसे ज़्यादा आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए टुवर्ड्स द पब्लिक दैट यू आर सर्विंग। अब मान लीजिए केस स्टडीज़ में काफ़ी बार आप देखेंगे आपका ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल आपको डायरेक्शन देता है कि यार ये थोड़ा सा गलत काम कर दे, आपको नहीं करेगा तो इम्प्लाइड है, नहीं करेगा तो नुकसान होगा, कोई पावरफुल मिनिस्टर ने डायरेक्शन दे दिया। सो लॉयल्टी आपकी ऑफिस की तरफ तो होगी, ऑब्वियसली होती है आपकी, बट देन एट द सेम टाइम अगर आप वो गलत डिसीजन लेते हो तो फिर जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हो उसके साथ आप गद्दारी कर रहे हो। और ये जो सारा स्ट्रक्चर है, आपकी जो सैलरी भी आ रही है वो टैक्स पेयर्स मनी है, पब्लिक मनी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ओथ है, दैट इज ऑल फॉर द पीपल। यही तो फ़र्क है व्हेन यू आर इन अ प्राइवेट सेक्टर इन अ पब्लिक सेक्टर। वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी अकाउंटेबिलिटी होती है। सो दिस इज द थिंग ओवर हियर, सो दिस थिंग हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। सो वाइल डेमॉन्स्ट्रेटिंग लॉयल्टी, हाँ ठीक है भाई, लॉयल होना चाहिए आपको, बिल्कुल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। ये नहीं कि आपको बोल दिया तो आपने कर दिया। आपको वो कोल स्कैम वाला एग्जाम्पल दिया था ना, सो आपने गूगल किया उसको, तो उसमें आया था 3 ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैव बीन अरेस्टेड। उनकी करप्शन प्रूव्ड है। वो कहते हैं कि भाई हमें डायरेक्शन मिला था, हमने करना पड़ा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। समवेयर इट रिफ्लेक्ट्स लॉयल्टी। लॉयल्टी दिखा रहा है, लॉयल्टी टू हुम? सुपीरियर्स है, वहाँ लॉयल्टी। शायद उनको मन नहीं किया, उनकी वैल्यूज़, ऑनेस्टी वगैरह वैल्यूज़ के साथ नहीं जाना था, पर इंटीग्रिटी नहीं थी। दैट टाइम आई गेव यू दिस एग्जांपल विद रेफरेंस टू इंटीग्रिटी। तो ये जब हम लॉयल्टी की बात करें, लॉयल्टी हैज़ टू बी विद द पब्लिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। एट द सेम टाइम यू नीड टू स्टेयर क्लियर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब प्रोफेशनल वैल्यू में एक और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, दैट इज कोलेजियलिटी। क्या मतलब इसका, कोलेजियलिटी का? कोलीग, अब मैंने तो ऐसे याद किया है इसको, मतलब आपने जब रिलेट किया है तो कोलीग है, कोलीग के साथ आपकी रिलेशनशिप, आप ऑफिस में काम करते हो, आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, सो देयर आर कोलीग्स ओवर देयर, सो योर रिलेशनशिप विद द कोलीग्स ओवर हियर, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। और क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप विद द कॉलीग्स कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए। ऐसा हो कि कोई बंदा ऑफिस आता है, आपको लगता है यार, या आप ऑफिस आते हो तो उनको लगता है यार ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। कोई कभी कभी होता है, आपको देखता है यार ये कोई ऑफिस में आया या आपके ग्रुप में आ गया, यार ये रोंदू है, यार ये लड़ाई करेगा, यार ये उसकी उससे नहीं बनती, ये इसके साथ नहीं बनती, ऐसे होता है ना। तो कोलेजियलिटी, सो इट इज अबाउट पॉजिटिव, सस्टेनिंग पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। ऐसा रिलेशनशिप हो दैट देयर इज पॉजिटिविटी अराउंड एज वेल एज काम भी हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज इट। सो दिस इज एसोसिएटेड विद द प्रोफेशनल एथिक्स। अब नेचुरली कोलेजियलिटी के लिए वन थिंग इज टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन, देयर हैज टू बी लॉयल्टी, देयर हैज टू बी टॉलरेंस ऑल्सो, राइट। वो सारी वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आपकी ये होगी। एंड बियॉन्ड दिस अगर आपको ये मैनेज करना है तो यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू द व्यूज ऑफ द अदर। वही बोला मैंने, टॉलरेंस, ठीक है। यू हैव टू गिव फीडबैक एज वेल एज रिसीव फीडबैक पॉजिटिवली एंड मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आप साथ में काम कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सो इट शुड बी डन इन अ वे, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। उसको रिजॉल्व करने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। सो दैट शुड बी द फोकस ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? आप एक पोजीशन ऑफ पावर में है, यू आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारा डेटा होगा, काफ़ी सी चीज़ें आपको पता होंगी जो दूसरों को नहीं पता होंगी, है ना। यू वुड बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी, या ऐसे ही आपको डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, हर एक को पता होती है जहाँ भी वो काम करता है। आप नए काम किए तो आपको कॉलेज के बारे में आपके पता होगा, इनफैक्ट वो डिटेल्स पता होंगे जो आपको पता होने भी नहीं चाहिए थे। सो इन दिस रेफरेंस कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन पब्लिक लाइफ। क्योंकि पब्लिक लाइफ में आपने ये, पब्लिक लाइफ मतलब आपके जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। आप जब ये काम कर रहे हो, यू विल बी प्राइवेट टू वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो।
फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी है, ठीक है, आप इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और आप कोई पॉलिसी डिसीजन लेने वाले हो जिससे स्टॉक मार्केट पे प्रभाव पड़ेगा और आप उसको रिवील कर देते हैं. सो समवेयर डाउन द लाइन यू आर ब्रीचिंग द ट्रस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट हो रही है. या फिर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना था, कोई टेंडर आया और आपने डिसीजन लेनी है उसके ऊपर, तो अलग अलग टेंडर आया, तो कोई बोलता है कि देखो वो मेरा सगा है, मिनिस्टर बोलते हैं सगा है, उसको बता दो कि कितना रिकॉर्ड करना है, वो अकॉर्डिंगली कर देगा. तो आपको पास तो इन्फॉर्मेशन आ गई, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज अगेन गेटिंग अफेक्टेड. सो यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, और आपको अब ये डेटा आपके जो मिला है ये आपको ट्रस्ट में रखना है. आप ऐसे नहीं किसी को भी रिवील करते रहो चीज़ों का. आजकल कितनी बार हम देख रहे हैं कि अ पर्सन व्हेन दे रिटायर एंड दे स्टार्ट गिविंग आउट सीक्रेट्स अबाउट देयर डिपार्टमेंट्स, या ये रिक्रूटमेंट के रेफरेंस में हो गया, सिविल सर्विसेज, आर्मी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए. दोज इज ऑल्सो कमिंग इन टू द पब्लिक डोमेन. रॉ के रेफरेंस में हो गया. सो लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर विच शुड नॉट हैव कम आउट. तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक की वैल्यू है फॉर सिविल सर्वेंट्स जो ये फॉलो करनी चाहिए, ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. ये नहीं अब सारी इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में नोट कीजिए. जब मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता हूँ, नेचुरली एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है यहाँ पे, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस. इनफैक्ट ये आगे वैल्यू आएगी. आप जब पब्लिक सर्वेंट है तो आपको सब कुछ पब्लिक डोमेन में ओपनली करना चाहिए. अब आप बोलोगे कि यार ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सारा कुछ है, और अब आप बात कर रहे हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है सिविल सर्विसेज में. तो देखिए ये चीज़ आप प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को. सो व्हेन वी से ट्रांसपेरेंसी वी मीन ओपननेस, वी मीन काफ़ी सारे फंक्शंस है जो पब्लिक डोमेन में अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको अधिकार है, उनको पता होना चाहिए. पर आपको भी पता है जो व्हेन आई से दिस थिंग दैट व्हेन आई से कॉन्फिडेंशियल इट मीन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी रिसेंटली रफाल डील, ठीक है. तो रफाल डील के कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट वगैरह डिस्क्लोजर नहीं कर रहे थे, कह रहे कि उसमें नई नई चीज़ें हैं, मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, वो भी रिवील हो जाएगी यहाँ पे, पर बाकी कंट्रीज तो करती है, ठीक है. सो वन इज रिवीलिंग, पर एक पॉइंट वैलिड है उनका कि दिस स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें हैं, या डिज़ाइन ऑफ द फाइटर प्लेन, या उसके अंदर कौन से सेंस, एग्जैक्ट बिल्कुल ही अंदर डिटेल में जाने का. मिसाइलें तो वैसे भी सबको पता होंगी कौन सी है, बट बहुत अंदर के डिटेल में जाने का, दैन दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशनल सिक्योरिटी. सो देयर इज, यू सी अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. पीपल शुड नो कि भाई पैसा लगाए, कहाँ लगाए, कैसे लगाए, पब्लिक मनी एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है. तो रफाल के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर, जब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ओके, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको नहीं करना है, बाकी आप करते रहिए जो भी आपको पब्लिक करना है. सो इट मीन्स ऑल मटीरियल नॉन पब्लिक बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब काम से रिलेटेड, ये नहीं कि व्यापार, सो काम से रिलेटेड, रिटन और ओरल, वेदर और नॉट इट इज मार्क्ड एज सच. अब ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फिडेंशियल लिखा हो, ठीक है, तो फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि मतलब आप ऐसे नहीं कि इंफॉर्मेशन को बाहर करते रहे. ये आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होनी चाहिए एज अ पब्लिक सर्वेंट. तो ये क्या है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट. अभी डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सारा पर्सनल डेटा भी आता है, अब आधार भी हो गया, कितनी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है. तो पर्सनल डिटेल्स हो गए, रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजन्स, वो ऐसे लीक नहीं करने, तो ये भी एक चीज़ है. एंड किसी को अनड्यू एडवांटेज देना, जैसे मैंने आपको बताया, कोई अगर आप फाइनेंस सेक्रेटरी है या उस मिनिस्ट्री के अंदर है और आप एक इन्फॉर्मेशन रिवील कर दो, या कॉन्ट्रैक्ट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिवील कर दो जिसमें किसी को अनड्यू एडवांटेज हो, तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस भी नहीं करनी है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेंस में क्वेश्चन भी आया था. सो दिस इज अबाउट द कार्डिनल वर्च्यूज. तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था क्लास में दैट अबाउट दी वर्च्यूज, थोड़ा सा आपको रेफर किया था, ठीक है. तो वर्च्यूज इज बेसिकली वैल्यूज ओनली जिसको हायर एक दर्जा दिया गया है. सो दीज आर नाउ द कार्डिनल वर्च्यूज और लो. तो वर्च्यूज तो हो ही गया, थोड़ा सा हायर दर्जा, कार्डिनल उससे भी ऊपर, प्रिंसिपल, चीफ, पिवटल. कार्डिनल का मतलब ये सब होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट.
आई थिंक अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ लिया तो वहाँ पे भी आएगा, इट वॉज अ कार्डिनल सिन दैट वॉज डन बाय द फ्रेंच, कौन सी है वो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे पढ़ोगे आगे चलते चलते आप इसको और ये टर्म को देखोगे। तो कार्डिनल का मतलब क्या हो गया, चीफ, प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिविटल, ठीक है, पिवट सबसे जिसके ऊपर बेस्ड है सारा कुछ, पिवट। तो कार्डिनल वर्च्यूज, सो कार्डिनल वर्च्यूज आर बेसिकली द क्वालिटीज ऑफ द वर्च्यूज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, और ये 4 है, कुल 4 है ये, दैट इज प्रूडेंस, जस्टिस, फोर्टिट्यूड एंड टेम्परेंस। और ये सारे एक्चुअली रिलेटेड है। सबसे पहले आपका ये प्रूडेंस आएगा, तो एक फ्लो में आते हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे बिना दिमाग बस ये लगा दिया, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, नहीं, एक होगी तो दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक सीक्वेंस आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं क्या वैल्यूज है। तो सबसे पहले आ गया प्रूडेंस। अच्छा, आई डोंट नो इफ यू वॉच दिस, फेसबुक वगैरह देखते हो, वो एक जज है यूएस का, और वो अपनी हेयरिंग्स पब्लिक करता है। तो यूएस का ओल्ड मैन इज देयर, और वो प्रूडेंस, उसका नाम ही कुछ प्रूडेंस से ही है कुछ उसका, ठीक है। सो प्रूडेंस इज बेसिकली एसोसिएटेड, मैंने जज का बेसिकली इसलिए दिया था रेफरेंस बिकॉज जजिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज प्रूडेंस, ठीक है। सो टू जज व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सो इट्स बेसिकली द वर्च्यू टू जज करेक्टली। अगर कोई नहीं जज कर पाता है, देन इट मीन्स दैट द पर्सन डिड नॉट फॉलो प्रूडेंस, अपना जो भी काम किया उसमें प्रूडेंस नहीं दिखाया उसने। सो इट इज द क्वालिटी ऑफ जजिंग। एंड एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफर है सेंट थॉमस एक्विनस, ठीक है, दूसरे आपके हैं एरिस्टोटल, इससे रिलेटेड। सो सेंट थॉमस एक्विनस, कभी कभी सिर्फ इतना पढ़ोगे आप, एक्विनस हैड सेड दिस, सो ही रैंक दिस एज द फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल वर्च्यू रखा। तो 4 है ना, तो चारों में सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रखा प्रूडेंस। क्यों भाई? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम सही है या गलत है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है, पहले तो आप यही देखोगे ना कि सही है, गलत कौन सा है। जब आपको पता चला हाँ ये सही है, फिर आप उस पे काम करते हो। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बात करी कि कोई भी आपको बेसिकली कोई भी काम बोल दिया ऊपर से। एक नया एग्जांपल लेते हैं, केस स्टडी है, सिविल सर्विसेज की है, मेंस की है। तो एक हाईवे का प्रोजेक्ट जाना है, अब बात सुनते होंगे ऐसी चीज़ें। तो एक प्रोजेक्ट जाना है, सारा रोड मैपिंग वगैरह सब कुछ कर लिया उसका, सब रेडी है। लास्ट मिनट पे मिनिस्टर बोलता है देखो भाई, प्रपोजल है, ये प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने प्रपोजल दिया है कि आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, इधर से ये रास्ता चेंज करके आप इधर से इधर कर लो, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये रास्ता चेंज किया, इसमें उस करप्शन इन्वॉल्व है, लगा लो करप्शन इन्वॉल्व है, और अगर ये तरीका चेंज किया तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम दे विल बी लॉस, मतलब मोर लैंड हैज़ टू बी एक्वायर्ड, तो और लाइवलीहुड वगैरह भी इससे और हैम्पर होंगी, डिस्टर्ब होंगी। ऑब्वियसली आप खेतों को ही देते हैं ये लोग, तो लैंड एक्विजिशन जब होती है तो ये है। नो प्रूडेंस इज उस सिविल सर्वेंट जो भी आप हो कि यार ये सही है, ये करना है, मेरे को क्या करना है, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। ऑब्वियसली व्हेन आई टोल्ड यू दिस थिंग, आपको पता है कि वो गलत काम है, ठीक है। एक सेंस, एक वैल्यू हमेशा सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, एंड योर मॉरल्स वुड हैव टोल्ड यू कि ये गलत काम है, मिनिस्टर की बात नहीं सुननी चाहिए। सो दैट इज प्रूडेंस, ठीक है। तो द सेंस ऑफ जजिंग व्हाट इज द राइट एक्शन एंड व्हाट इज द इनकरेक्ट। ऑब्वियसली आपने कोई डिसीजन लेना, आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट वर्च्यू कह रहे हैं जस्टिस। नेक्स्ट वर्च्यू है जस्टिस। आई विल कंटिन्यू विद दिस थिंग। अभी जस्टिस को देख लेते हैं। जस्टिस कहता है कि कुछ लोग डिसएडवांटेज्ड है हमारी सोसाइटी में, कुछ लोग मतलब आप अगर वैसे जस्टिस को देखते हो, हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस को देखते हैं कि यार किसी ने गलत काम किया है प्रेजेंट डे में, तो उसको पनिशमेंट देना है। तो पनिश द इविल डूअर्स और द रॉन्ग डूअर्स, दैट इज द पर्पस ऑफ जस्टिस। पर अगर पॉलिटी पढ़ी है तो प्रियम्बल लक्ष्मीकांत, तो पता है जस्टिस का तो भाई हमारे प्रियम्बल में लिखा है टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल, जस्टिस टू द पीपल,
पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एक पूरी लाइन है ना, तो जस्टिस, वो जस्टिस तो ये हो नहीं सकता, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक क्या हो गया? सो पीपल, जैसे कि जेंडर जस्टिस एक फ्रेज हो गया, वुमेन हैव बीन डिसएडवांटेज्ड। आपको पता है कि यार अगर आपकी 2 कोलीग्स हैं, शी इज सेम पोजीशन पे भी, द स्ट्रगल ऑफ द वुमेन वुड बी मच मोर। सेंस ऑफ जस्टिस, likewise in the sense of caste. So when we say justice over here, right, justice या कोई poverty का भी reference ले लिए तो poverty गलत है, society गरीबी है, गरीबी में है, person is disadvantaged, तो do something so that the person improves the quality of the life, it gets better, right? So next is justice. तो सबसे पहले था हमारा prudence, next है आपका justice. So this justice is basically a different concept. ये traditional जो आज का present day justice हम जिसको बोलते हैं, वो है law के reference में, सही गलत नहीं। हम जब यहाँ पे justice की बात कर रहे हैं, या justice as a virtue to do the right thing in such a way that it empowers the other person. आपको पता है कि disadvantage है, ये wronged है, सोसाइटी में हमारे, we do not live in a fair society, right? So in that reference, act accordingly. So that is justice. अच्छा, अगर हम वो हाईवे वाला प्रोजेक्ट ले लें यहाँ पे, ठीक है, जो हाईवे वाली बात कर रहा था आपसे, तो उसको छेड़छाड़ करनी है उसके साथ, then in that case some injustice is being done. Injustice to whom? किसी का फायदा हो रहा है, प्राइवेट कंपनी का, मिनिस्टर का, और शायद आपका भी हो जाएगा, पर इसमें नुकसान भी हो रहा है। एक तो इनजस्टिस हो रहा है यहाँ पे, टू हुम? इनजस्टिस इज बीइंग डन टू द पब्लिक एक्सचेकर, पब्लिक का जो पैसा है, टैक्स पेयर्स मनी, दैट इज बीइंग मिसयूज्ड ओवर हियर, वो हो रहा है। एंड जो लोग हैं, जो फार्मर कम्युनिटी है, जिनका लैंड है, या मे बी किसी का घर था जो उस रास्ते से जाता, उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। सो वी कैन टेक इट इन दैट सेंस ऑल्सो। तो ये हो गया आपका प्रूडेंस, सही और गलत की पहचान, और दूसरा हो गया आपका जस्टिस। अब नेक्स्ट आता है फोर्टिट्यूड, ठीक है? तो फोर्टिट्यूड क्या होता है? अब आपको तो पता चल गया सही या गलत है, वही केस स्टडी को याद करो। आपको पता है कि अगर मैंने वो मिनिस्टर की बात नहीं सुनी तो आपके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है, आपको शायद किसी और केस में फंसा देते, या आपकी प्रमोशन ना हो, परेशानियाँ आएंगी लाइफ में। काफ़ी सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो शायद बिना मतलब उनको सैलरी मिल रही है बिकॉज कुछ कर उखाड़ नहीं पाए उनका, बट दे आर विदाउट एनी वर्क, प्रोफेशनल एवेन्यूज उनके बहुत कम हो गए हैं, ठीक है? या फिर उनको ट्रांसफ़र करते ही हैरेसमेंट होती है, सो दैट कैन टेक प्लेस, बट स्टिल सर्टेन पीपल कंटिन्यूड विद व्हाट दे फेल्ट वाज राइट। तो प्रूडेंस था वहाँ पे, द सेंस ऑफ जस्टिस भी था, बट द नेक्स्ट थिंग इज फोर्टिट्यूड। क्या फोर्टिट्यूड? बियॉन्ड द ऑड्स आप परस्यू करो जो आप करना चाहते हो, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको प्रूडेंट लगता है, आप उसको कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज नोन एज फोर्टिट्यूड। एंड समवेयर डाउन द लाइन इट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स करेज टू डू द राइट थिंग, बट इट गोज बियॉन्ड दैट। करेज तो है, बट यू आर डूइंग व्हाट हैज टू बी डन एंड यू आर शोइंग अ सेंस ऑफ persistence over here, ठीक है? So prudence and justice are the virtues through which we decide what needs to be done. Fortitude gives us the strength to do it, ठीक है? तो commonly this is associated with courage, पर courage और fortitude में difference है, fortitude और courage में difference है। So here we are overcoming the fear, courage में भी overcoming the fear होना है, but यहाँ पे we reflect a steady will, ठीक है? We reflect a will to overcome the obstacles. जो हम करेज की बात करते हैं, ब्रेवरी की बात करते हैं, वो सब होता है हिम्मत रखना, हौसला रखना, करेज, बहादुरी दिखाना, बट उसके बियॉन्ड डिफिकल्ट टाइम में एंड टू कंटिन्यू टू डू द राइट थिंग, दैट इज फोर्टिट्यूड। ये फर्क है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सिर्फ करेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो बेसिकली सेइंग कि करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू, क्योंकि अगर बाकी वर्च्यूज, मतलब करेज नहीं होगा तो बाकी वर्च्यूज कोई काम के है नहीं। सो करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द वर्च्यूज, बिकॉज विदाउट करेज यू कांट प्रैक्टिस एनी अदर वर्च्यू कंसिस्टेंटली। बात तो सही है, राइट?
So explain the example with the relevance of this statement for public servants. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन होता है जब, तो आप ये मत शुरू हो जाना टेक्निकलिटी के ऊपर कि यार ये इसने एक्विनास ने ये बोला था, एरिस्टोटल ने ये बोला, ये वाला वर्च्यू ऊपर होता है ये नहीं। हम ये सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हैं, एथिक्स हमारा क्वालिटीज देखी जा रही है, हमारी नॉलेज नहीं देखी जा रही है कि हमें एक्विनास के बारे में पता है या एरिस्टोटल के बारे में। तो वी हैव टू stick to this aspect of courage. There is no harm in agreeing to the statement. Agree करिए और एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Somewhere you reflect your own qualities. अपनी क्वालिटीज वहाँ पे दिखाइए when you are attempting this answer. ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, थोड़ा रिसर्च कीजिए। So खुद कीजिए, बिकॉज जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ये ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आ गया टेम्परेंस। तो फिर से 3 वैल्यूज कौन सी हमने करी है। सो फर्स्ट वॉज आपका प्रूडेंस, सही और गलत की पहचान। नेक्स्ट है जस्टिस, जस्टिस के बाद हो गया फॉर्टिट्यूड, एंड देन फॉर्टिट्यूड मतलब टू डू समथिंग बियॉन्ड द ऑब्स्टिकल्स। देन इज टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या है? टेम्परेंस नॉट टेम्पर, गुस्से वाला टेम्पर वो वाला नहीं है, ये अलग चीज है। ये टेम्परेंस कह रहा है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी होता है, उसको यार मेरे को ये पैसा चाहिए, इतना ये चाहिए, ये ऑडी कार चाहिए, नो देयर इज एंडलेस one's wants, there is greed, actually there is a lot of greed. So there is this quote also of Mahatma Gandhi that needs can be fulfilled but not the greeds. I'm not quoting the exact one, but just यही है उसका। So a person needs to have temperance, moderation basically। ठीक है, तो वो moderation होनी चाहिए, so that और मॉडरेशन और वॉलंटरी सेल्फ रिस्ट्रेंट। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ग्रीड रहेगा, ठीक है, तो ग्रीड रहेगा या फिर अपने इमोशंस या किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, एक एक्सट्रीम उसमें जा रहा है, देन दिस इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी एट ऑल, स्पेशली इन द पब्लिक सर्विस। ठीक है, आपको संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं है और आपके पास पावर भी आ गई एंड यू ग्रीडी एट द सेम टाइम, आप एक्सट्रीम्स में चले जाते हो, then this is a very very negative quality। ठीक है, so this is an important virtue to have। तो ये आपके हो गए 4 cardinal virtues over here। Now relevance of virtues in civil services। अब यहाँ नोटिस कीजिए एक चीज, यहाँ cardinal virtues का रेफरेंस नहीं है, तो virtues बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे cardinal virtues हमारे 4 है। सो नेचुरली इट विल हेल्प। किस लिए हेल्प करेगा? आप 4 कार्डिनल वर्च्यूज ही समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो सिविल सर्वेंट्स डिसीजन मेकिंग लेंगे, किसी भी लेवल पे हो आप, स्पेशली आप ये जब यूपीएससी का क्लियर करके जाते हो, राइट, यू विल बी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी फॉर श्योर, यू विल बी हेडिंग अ डिपार्टमेंट। आप एसडीएम बहुत जल्दी लग जाते हैं, डीएम जल्दी लग जाते हैं, किसी भी, यू विल बी इन चार्ज ऑफ थिंग्स ओवर देयर। सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको पता होना चाहिए सही और गलत क्या है। आपके पास फॉर्टिट्यूड होना चाहिए, अगर आपको गलत करने को कहा तब भी आप सही काम करो, आपके प्रेशर है तब भी आप, तो यू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स एंड स्टिक टू योर विल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यू आर एबल टू विथस्टैंड द इमोरल और द इलीगल प्रेशर, यू डू नॉट स्विंग टू द एक्सट्रीम्स, तो टेम्परेंस। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, civil servants have to not only ensure equality and dignity of individual citizens, but also actively encourage the participation in the process of governance। तो इन सब के लिए, इन सब कामों के लिए virtues are very very important। अब ये सिविल सर्विसेज मेंस 2013 में आया था। पैटर्न ना चेंज होता रहता है। जब शुरू के एथिक्स जब शुरू हुआ था ना, बिल्कुल तब ये वैल्यूज़ वगैरह पे बहुत आ रहा था, आजकल गवर्नेंस साइड पे आ रहा है, बट कभी पता नहीं चलता कब इधर से उधर बात फैल जाए। एंड इन एनी केस स्टडीज़ में थ्योरी पार्ट इज़ वेरी वेरी रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज़ द केस स्टडी। ओके, तो ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है विच सेज, आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज। अब एरिस्टोटल किस काल के थे, किस समय के थे? जब लड़ाइयाँ होती थी, आपका दिस ग्रेट वॉरियर्स और रूलर्स है, वो बोलते हैं मेरे को और ज़मीन लेना है, मेरे ये दुश्मन है उसको हरा दिया, पर्शियन को हरा दिया, ग्रीक को, हर एक को हरा दिया।
तो कहता है कि मैं उसको नहीं मानता, मैं अलेक्जेंडर वगैरह को भी नहीं मानता, हाँ उसको मानता हूँ जो अपने अंदर के जो डिज़ायर्स है उसको ओवरकम कर सकता है, जो अंदर की जो इश्यूज है उसको ओवरकम कर सकता है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ। तो ये बात है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सिर्फ लड़ाई वड़ाई की बात नहीं है या एनिमीज़ की बात नहीं है। अब अगर इसको और थोड़ा एलाबोरेट करें या थोड़ा और इसके अंदर जाए, डीप जाए, तो कहते हैं जो हमारे बाहरी चीज़ें हैं वो तो हम देख सकते हैं, है ना, हम देख सकते हैं यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये वैसा है, ये वैसा है, तो हम उसको काम कर सकते हैं उसके ऊपर। बट आप खुद सोचिए, जब हम अपने अंदर की चीज़ें हैं, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट फाइटिंग ऑन इट, वो जो स्ट्रगल होता है वो और ही लेवल का होता है। तो टू फाइट the things that you have and you want to overcome those things, that is even a greater person जो उसको overcome कर सकता है, that is a braver person, and it requires a sense of courage, क्योंकि आप खुद से लड़ रहे हो वहाँ पे, खुद की values में, और you're introspecting yourself, खुद की खामियां निकाल रहे हो और खुद कर रहे हो, काम कर रहे हो उसके ऊपर। so that obviously that requires a more approach, बहुत हिम्मत चाहिए एक्चुअली, सच्ची में। इसी को आपको इलाबरेट करना है। अब ये है 2015 का क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज मेंस, ठीक है, तो ये आपका 2015 का क्वेश्चन है। सो हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ ट्रस्टवर्थीनेस एंड फॉर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विसेज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। हाँ जी, तो हम ये कर चुके हैं। अगर मैं ट्रस्टवर्थीनेस, लॉयल्टी, याद है हमने लॉयल्टी पढ़ा था, तो लॉयल्टी क्या है? शोइंग लॉयल्टी क्रिएट्स ट्रस्ट, पहली दूसरी लाइन ही थी। एंड फॉर्टिट्यूड भी अभी पढ़ लिया हम लोगों ने। सो हमने एग्जाम्पल्स भी शेयर किए थे, राइट। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, व्हाई आर दीज इम्पोर्टेंट इन द पब्लिक लाइफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन पब्लिक सर्विस। पब्लिक लाइफ सर्विस में बहुत फ़र्क है, तो पब्लिक सर्विस में क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि हम तो बहुत सारी वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट उसका हेडिंग ही था फाउंडेशनल वैल्यूज़, पर हमने काट के उसको एसेंशियल वैल्यूज़ कर दिया था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू लिमिट टू यार कि क्या इंटीग्रिटी के साथ ऑनेस्टी कर लिया हमने, राइट, ऑब्जेक्टिविटी के साथ हमने और भी वैल्यूज़ कर ली। सो डिडंट वांट टू स्टिक टू दैट एस्पेक्ट जो फाउंडेशनल वैल्यूज़, क्योंकि यूपीएससी नहीं देख रहा है वो जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, सिलेबस के लिए है। सो देयरफॉर नाउ यू सी द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। और कौन बोल रहा है ये बोल रहा है सेकंड एआरसी, ठीक है। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बोल रहा है कि ये कुछ वैल्यूज हैं जिसको हम समझते हैं कि कोई भी सिविल सर्वेंट है उसमें ये होनी ही चाहिए। तो इंटीग्रिटी होनी ही चाहिए, इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी भी हो गया यहाँ पे, है ना, ऑनेस्टी प्लस पर्सन अपनी वैल्यूज से नहीं हिलता, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, अब मोटिवेशन डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस लिखा है, एंड कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शन। और वो क्वेश्चन था वहाँ पे आई थिंक एम्पैथी लिखा था या डिस्कस, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। तो सिविल सर्विसेज में आ चुका, अब ये इसी लाइन को पूछ लिया उन्होंने, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है। एंड डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस कंपैशन टू क्यों होनी चाहिए पब्लिक सर्विसेज में फॉर वीकर सेक्शन। सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस के लिए जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, नौकरी है, जो भी है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, बट ऐसा क्या था कि सिविल सर्विसेज में जो बाकी में नहीं था, समवेयर यू गेट अ पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द वीकर सेक्शंस। उनके बेटरमेंट के लिए आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज है उनको कर सकते हो, और वो लोग वैसे भी वो कम्युनिटी है जो वीकर सेक्शन है, सो द पावरफुल हो गए जो बेटर ऑफ सेक्शन है, दे आर एबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑल्सो द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, बट ये लोग नहीं कर पाते। कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप देखिएगा अभी जैसे कोई साइक्लोन आता है, टाइफून, कुछ भी आता है हमारी कंट्री के अंदर, या अर्थक्वेक आता है, आप देखिएगा कि वीकर सेक्शन सबसे पहले वही फंसते हैं।
So somewhere down the line, a person should have this feeling of doing something for the weaker sections. उनके लिए काम करना, और गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि रूल्स फॉलो कर लिए, लॉ बना दिए, ये कर दिया, नहीं, लोगों को ऊपर लेके आना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है. दैट इज द आइडिया, इंक्लूसिविटी. सो दैट इज द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, हम सोशलिस्ट स्टेट है, हमारा कंट्री वेलफेयर स्टेट है. सो दिस वैल्यूज आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Not in these terms, but definitely yes. Okay. Beyond this foundational values, कुछ और भी चीजें हैं. क्या है देख लेते हैं. So provide informed direction. अब ये आप काम कर रहे हैं कुछ, तो informed direction and confer practical and social meaning to the policy. ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं सोशल पर्सपेक्टिव से. इनफैक्ट आप कोई भी डॉक्यूमेंट देखिए, कोई भी बिल देख लीजिए, तो वहाँ पे पक्का लिखा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिविटी. दोज एस्पेक्ट्स वुड बी डेफिनेटली बी फोकस्ड अपॉन. और कोई भी स्कीम को उठा के देख लीजिए, पोषण देख लीजिए, या पोषण तो चलो आपका वैसे ही मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए. व्हाट अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरी सेक्टर के लिए, तो वहाँ पे भी द फोकस इज ऑन ऑगमेंटिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, कि फिशरी से भी पैसे कमा ले वो. ठीक है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, देयर इज डेफिनेट फोकस ऑन द सोशल साइड ऑफ इट. प्रमोट डायरेक्ट सिटीजन इनपुट, तो सिटीजन एंगेजमेंट पे फोकस करना, ब्रिंग अबाउट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस and augment the capacity for constructive dialogue and civic vitality. ठीक है, तो ये है. ऑब्वियसली गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो, यू शुड, ये नहीं सिर्फ ऊपर से ऑर्डर दे दिए, बट आप देखिए कि सिटीजन्स का फीडबैक लीजिए आप. आई थिंक वन थिंग वी डिड ऑल्सो सिविल सर्विस एक्टिविज्म. ठीक है, सो डायरेक्ट सिटीजन इनपुट एंड ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग. देन देयर इज द कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट. जो आपने कोड ऑफ कंडक्ट तो देख ही लिया है. अच्छा, अब अच्छा ब्यूरोक्रेट कौन सा होता है? हु इज अ गुड ब्यूरोक्रेट? तो somebody, कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा. तो एक व्यक्ति है वेबर, मैक्स वेबर. तो उनकी एक थ्योरी है ऑन हु इज अ गुड ब्यूरोक्रेट, और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया इन द ईयर 2016. अब आप सोचो, अगर आप बेसिक एथिक्स करके जाओ, राइट, आपने देखा होगा हम लोग जब ये सेशन कर रहे हैं, हम काफ़ी चीज़ें इधर उधर से काफ़ी हाथ पैर मारा हुआ है इसमें. ठीक है, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ सच क्वेश्चंस वी वांट कि यार हर एक पर्सपेक्टिव कवर हो जाए. सो दैट इज द आइडिया. ओके, नाउ लुकिंग एट दिस मैक्स वेबर ऑन गुड ब्यूरोक्रेट, इनका थोड़ा सा ना व्यू पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है. तो मैक्स वेबर कहते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्रिटिकली कमेंट है यहाँ पे उसके थ्योरी को. पहले मैक्स वेबर देख लेते एक बार. तो मैक्स वेबर कहते हैं कि एक अच्छा ब्यूरोक्रेट क्या कौन है? एक अच्छा ब्यूरोक्रेट वो है जो प्रोसीजर के हिसाब से काम करता है. ये नहीं कि अपने हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से काम करता है. अच्छी बात है, वैसे प्रोसीजर के हिसाब से ही काम करना चाहिए. ये नहीं कि प्रोसीजर को बाईपास कर दिया, बिकॉज व्हेन समबडी बाईपासेस द प्रोसीजर नॉर्मली देयर इज करप्शन इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो प्रोसीजर के हिसाब से काम करता है. ही इज कमिटेड टू द पर्पस ऑफ ऑफिस. ठीक है, जो पर्पस ऑफ ऑफिस हो गया, आई थिंक ट्रस्टवर्दीनेस, लॉयल्टी, दोज एस्पेक्ट्स आर आल्सो देयर. डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सबऑर्डिनेटिंग oneself to the dictates of the procedural decision making. जैसे डिसीजन आई है उसके हिसाब से आप काम करते हैं, उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं करते, उसी के साथ आप चलते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स आर एक्सप्लिसिट एंड वैल्यू फ्री. जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया, जैसे बोल दिया, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, ये भी ठीक है, बट इट इज़ वैल्यू फ्री. ये नहीं एम्पैथी, कंपैशन वगैरह से कोई मतलब नहीं है. जैसा ऑर्डर है वैसा है. अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको. कभी कभी देखते हो कि रात को ये लोग सो रहे थे, स्लम ड्वेलर्स, रेलवे के आसपास का एरिया, और हुआ है ऐसी बात नहीं है, बुलडोजर चला दिया. पता है प्रोटेस्ट हो जाएगा इसलिए चला दिया रात को ताकि कोई जाना, पर ये है तो अनएथिकल प्रैक्टिस. अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दिया, आपने कर भी दिया इसको. इसका एक प्रोटोकॉल होता है, किसका तरीका होता है, पर नॉर्मली आप ये देखते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है कि ये रेलवे की ज़मीन है, बट एट द एंड ऑफ द डे ठंड का मौसम है, कहाँ जाएगा, ठंड में लोग मर जाते हैं. या आपने इनके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया था, कुछ किया नहीं, एकदम से आके बुलडोजर चला दिया.
बहुत बार होता ही है, ठीक है। तो वैल्यू फ्री, व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ कंपैशन, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, वो कहाँ गई वैल्यूज? बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। देयर इज नो प्लेस फॉर पर्सनल चॉइसेस। उस ब्यूरोक्रेट को पसंद नहीं था ये चलाना, पर उसने चला दिया क्योंकि ही इज अ गुड ब्यूरोक्रेट अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। सो आई एम बेसिकली गिविंग यू अ क्रिटिकल एनालिसिस राइट अवे जब हम ये पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अच्छा, तो एक चीज ये हो गई, वैल्यू फ्री हो गया, देयर इज नो पर्सनल चॉइस। अब अगर कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर के हिसाब से काम करना है, जैसे जैसे आपको प्रोसीजर दिया, देन व्हाट अबाउट इनोवेशन? अब देखते हैं कुछ कुछ IAS ऑफिसर्स ये कुछ स्कीम लेके आ गए, कुछ किसी ने कुछ नया तरीका ढूंढ लिया जो बाकी नहीं सोच पाए। सो दे वेंट बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ, दे वेंट विद द आइडिया ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉ। याद है हमने किया था, ठीक है। तो इनोवेशन अफेक्ट होती है। एंड बाय एंड लार्ज अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव के जैसे जैसे बोला वैसे ही किया हम लोगों ने, क्या आपको नहीं लगता कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन चल रहा है तो आपको भी करप्ट तरीके से काम करना पड़ेगा? याद कीजिए हमने पढ़ा था लॉयल्टी का, जब हमने पढ़ा था तो लॉयल्टी में लिखा था कि यू हैव टू बी लॉयल टू द डिपार्टमेंट वॉट एवर यू हैव टू बी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्सरसाइज इंडिविजुअल जजमेंट। वो तो आई नहीं रही यहाँ पे। तो कितनी एस्पेक्ट्स में हम देख सकते हैं इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कितने साइड से, कितने एस्पेक्ट से। तो मैक्स वेबर की जो गुड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, यू हैव द स्लाइड्स ऑल्सो इवेंचुअली। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे या फिर आप बताएंगे द क्रिटिकल साइड्स, द नेगेटिव या ड्रॉबैक्स, इसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है ये डिसिप्लिन रिलेटेड ही है। एक मेरा पॉइंट यहाँ रह गया था, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट रह गया था। तो ये वेबर का जो मॉडल कह रहा है कि आप अकाउंटेबल है ऊपर से नीचे को, टॉप डाउन अप्रोच है। यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा, तो नीचे लेवल पे सिटीजन है, ये ब्यूरोक्रेट है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। तो नीचे जो सिटीजन है उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी की बात हो ही नहीं रही है। वी शुड हैव अप डाउन तो होना चाहिए, पर टॉप डाउन से अप भी होना चाहिए, बॉटम अप अप्रोच भी होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू लुक इनटू, यू नीड टू मेंशन एक्चुअली। लुक इनटू तो क्या है, आपको आंसर में लिखना होगा, वैसे तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ओके, सिविल सर्विसेज मेंस 2017 का क्वेश्चन है। अच्छा ये नहीं कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये काफ़ी सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप देखोगे वेबर के ऊपर कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स है, एंड द लाइन ऑफ थिंकिंग दैट नीड्स टू बी फॉलोड, दीज आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। हाँ जी, तो 2017 का क्वेश्चन है ये। सो डिसिप्लिन जनरली implies following order and subordination. However, this may be counterproductive for the organization. ठीक है, आप ये वेबर मॉडल के साथ आप इसको लगा सकते हैं, कह रहे हैं कि डिसिप्लिन है। ये अब यहाँ पे ये मत कर लेना डिसिप्लिन का मतलब पंक्चुअलिटी वगैरह नहीं, ये कह रहे हैं फॉलोइंग ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन। इसने बता दिया डिसिप्लिन, ये आपसे डिसिप्लिन के बारे में नहीं पूछ रहा, ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन। तो देख लीजिए मैक्स वेबर का क्वेश्चन आया था 2016 में, यही है ना, ऑर्डर के हिसाब से काम करना है, जैसे जैसे काम करना है। 17 में देख लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाउएवर दिस में बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे होगा आपको पता है, बता दिया मैंने, ठीक है। तो काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स थे, वैल्यू फ्री हो गया, देयर इज़ नो प्लेस फॉर पर्सनल चॉइसेस, ठीक है। कभी अच्छी बात है एक्चुअली, ये पॉइंट वैलिड है, बट देन इट डज नॉट अलाउ फॉर द इनोवेशन। बिल्कुल बोलो कि पर्सनल चॉइस नहीं होनी चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाता है। बॉटम अप अप्रोच की बात ही नहीं करी, इनोवेशन की बात ही नहीं करी, देयरफॉर दिस इज अ रॉन्ग थिंग। एंड व्हाट अबाउट द अनएथिकल प्रैक्टिस, अगर किसी ने बोल दिया तो, या फिर कोई पॉलिसी आ गई है एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। हमारे है ना कंट्री के अंदर ये 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि कुछ लॉज है ट्राइबल एरियाज में ऐसे नहीं लगाए जा सकते। सो सेम एप्लीकेशन हैज टू बी शोड ओवर हियर। हाँ जी, तो यही है आपका, ये जो पॉइंट्स आपने पहले पढ़े थे सेम पॉइंट्स हैं यहाँ पे,
ठीक है। सो अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी ओनली, मतलब ऊपर से नीचे को, ऊपर वाले जो है आपके पॉलिटिकल या फिर जो आपके बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, उसके ऊपर ही अकाउंटेबिलिटी है। व्हाट अबाउट डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी? इट लीड्स टू हिंड्रेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ ऊपर से नीचे हो रही है, नीचे से ऊपर नहीं हो रही। एट द सेम टाइम सिटीजन्स के साथ भी इंगेजमेंट नहीं हो रही, सिटीजन सेंट्रिक नहीं है ये अप्रोच। इट सप्रेसेस इनोवेशन एंड इट में लीड टू फॉलोइंग ऑफ इनएफिशिएंट एंड अनएथिकल ऑर्डर्स, तो ये भी हो सकता है। हाँ जी, वी आर बेसिकली नाउ क्लोजिंग, डोंट वरी। वैसे तो आपके पास वो टाइमर होता है, लग्जरी रेस्ट। हाँ जी, 19 कमांडमेंट्स ऑफ फॉर कंडक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, कोड ऑफ एथिक्स है। So that was amended in the year, I'm not going into those 19 commandments, बहुत ज़्यादा हो जाता है, and it's the same thing that we have done, objectivity, political neutrality, वो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 19 commandments, this is basically introduced in the year 2014, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ठीक है। तो एक नया कोड ऑफ अमेंडमेंट हुई थी कोड ऑफ कंडक्ट में, और उसमें ये 19 कमांडमेंट्स है। अब 19 कमांडमेंट्स तो आपको कोई पूछ के लिखने के लिए भी बात नहीं करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 19 लाइन तो वही हो जाएंगी। तो ये आपका इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2014। तो ये आपका चेंजेस इन द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स। तो ऑल इंडिया सर्विस कौन सी होती है? IAS, IPS एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, यही सर्विसेज है। वैल्यूज फ्रॉम द आरंभ इनिशिएटिव। आरंभ क्या होता है? शुरुआत, आरंभ किया, आरंभ कीजिए, पूजा को आरंभ कीजिए, आरंभ, ठीक है। तो इट इज़ द फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो वैल्यूज़ है फॉर सिविल सर्विस प्रोफेशनल्स, जो अब ये होता है ना, फाउंडेशन कोर्स होता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर अलग अलग जा जाते हैं। रैंक अच्छा नहीं आता है, टॉप 100, 110, उस तक नहीं आता, तो फिर आप शायद IPS चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, या IRS में चले जाओगे, ठीक है। तो जो पहला आपका कोर्स होता है, तो दैट इज़ उसके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है टू द प्रोफेशनल्स। सो दीज आर द वैल्यूज़ फ्रॉम आरंभ इनिशिएटिव। सेम वैल्यूज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या नई नई थोड़ी वैल्यूज़ निकालते रहेंगे, तो वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी। अब इस आरंभ इनिशिएटिव का मोटो है कमिटमेंट, कैरेक्टर एंड कंडक्ट, ठीक है। क्या बोलूँ मैं? कमिटमेंट, you committed to the particular cause, whatever cause you wanted to do, you're committed to the sense of public service. You show the character of integrity, honesty, courage, fortitude, जो भी 4 virtues देखे थे, character and your conduct, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं इसके virtues, ये मोटो है इसका। Nolan's 7 principles of public life, ये मैं क्यों करा रहा हूँ मैं? Nolan's 7 principles, you know the meaning of all these words over here. अगर मैक्स वेबर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या नोलन पे क्वेश्चन नहीं आ सकता? आ सकता है। एंड मान लीजिए यू आर नॉट फ्रॉम दिस पॉल साइंस वाले, उससे नहीं हो आप, राइट, सो यू वोंट हैव स्टडीड ओवर इट। तो इसीलिए ये नोलन 7 प्रिंसिपल्स ऐड किया है, ठीक है। एंड लाइकवाइज देयर इज दिस गांधीज डेडली 7 सिंस, वो भी, उस पर भी क्वेश्चन आ गया था। सो लाइकवाइज ये नोलन 7 सिंस आपको ये पता होना चाहिए। आई डोंट थिंक एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। ये सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस मैंने आपको बोला था, ट्रांसपेरेंसी का बताया था जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी एंड उसकी बात कर रहे थे, ऑनेस्टी, लीडरशिप, ठीक है। तो ये आपके 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। तो नोलन इज बेसिकली एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। तो उन्होंने जो UK है, उन्होंने जो अपने सिविल सर्वेंट्स के लिए जो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ रखी है, जैसे हमारी सेकंड ARC ने बोला है फाउंडेशनल वैल्यूज़ है, वैसे ही नोलन ने अपनी कंट्री के लिए रखा था। तो इसके हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छे ब्यूरोक्रेट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। 2018 में क्वेश्चन आया था, एथिक्स में नहीं था, GS2 में था। पर अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स देखें तो हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस टाइप के क्वेश्चंस एथिक्स में आ रहे हैं। एंड समवेयर जैसे कि RTI की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, तो वो एक एथिकल इशू नहीं आ रहा है वहाँ पे, वो एक गवर्नेंस का इशू है, पर वो आ रहा है, ठीक है।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वैसे तो एथिक्स जीएस का वो है, आपका जीएस 2 का है, बट इसमें आ गया था। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखना है हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। मोरालिटी मीन्स अबाइडिंग बाय द वैल्यूज। ओके, तो क्या वैल्यूज है? तो हमें 3 सोर्सेज है, बहुत ईजी है जहाँ से पता लगता है। सो 3 नहीं 4 हो गई ना। तो प्रियम्बल हो गया, कौन सी वैल्यूज है हमारी प्रियम्बल के अंदर? सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक के आगे जो 4 है उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है वैसे तो। टू प्रोवाइड जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी वैल्यूज है जो प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है। द वैल्यू ऑफ फ्रेटर्निटी पर्टिकुलरली इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं, अगेन वी हैव दिस स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, तो वैसे तो प्रियम्बल में भी आ रहा है वही सब चीज़ें। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वी सी नंबर ऑफ वैल्यूज ओवर हियर विच इज एसोसिएटेड, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर सकते हैं। लाइकवाइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वेयर वी आर ट्राइंग टू मेक अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। वी आर टेलिंग द ब्यूरोक्रेट और द गवर्नमेंट ऑफिशियल कि आप काम कीजिए बियॉन्ड, you work towards improving the social life, bring about social and economic democracy, fundamental rights, political democracy लेके आते तो उन पे काम कीजिए। and fundamental duties, तो fundamental duties में again it teaches us about humanism, environment के ऊपर बात करता है, हमारे cultural heritage के बारे में बात करता है, scientific temper, तो ये सारी values ही तो है। so that is coming from where? constitution में listed है। and when we say constitutional morality, where the person works, institution works in accordance with the values of the constitution, उसके basis पे जब काम करता है, that is constitutional morality, ठीक है। तो ये aspects हैं which we needed to cover. So this basically concludes our lengthy chapter, right? But we have covered it very, very holistically, and this is going to be very helpful for your exam, and you have to attempt the questions that we have discussed over here, ठीक है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, मुझे पता है, मैंने बनाया था तो राइट। सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स आवर सेशन, राइट। सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू चेतन भारत लर्निंग विद मी शुभाशीष सिंह रेहाल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।